साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल SN सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सामान्य हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण 51 प्रश्न लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप सामान्य हिंदी के विद्यार्थी हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि 51 प्रश्नों के माध्यम से कम 100 प्रश्नों को हम आपके लिए तैयार करवाएंगे। तो इसे देखिए, अंत तक देखिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी के 51 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। तो आप देखिए, लाभदायक ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, अपनापन इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पढ़ाई पढ़धन आई इसमें भी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, उपकार एक ऐसा शब्द है उपधनकार, इसमें जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है या बनाया गया है? बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। आप देखिए, कठोर क्या है? विशेषण है, तो ये विशेषण से बना हुआ है। सजावट, सजाना क्रिया है, ये सजावट से बना हुआ है। अपनापन, अपना सर्वनाम है, ये सर्वनाम से बना हुआ है। बूढ़ा से बुढ़ापा, बूढ़ा संज्ञा है, बुढ़ापा बना हुआ है किससे? संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से। बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। आगे, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है? अल्प विराम, अवतरण, निर्देशक चिन्ह, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, अल्प विराम तो आप देख लें पहले से विराम लगा हुआ है। निर्देशक चिन्ह ये भी इंडिकेटर है, ये भी रुकता है, यानी रुकने का संकेत करता है। ये अल्प विराम है, अल्प विराम जो है अवतरण है, अवतरण जो है ये विराम चिन्ह नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो आप देखते हैं कर्ता, क्रिया, कर्म ये सब वाक्य के एक भाग होते हैं, जबकि वाक्य को दो घटकों में विभाजित किया जाता है। तो एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय, अंग्रेजी में जिसे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पांचवा प्रश्न है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा। तो देखिए, दिख धन आवा, भूल धन आवा और चढ़ धन आवा। लावा ये जो है इसमें आवा प्रत्यय नहीं है। छठा प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारोपीय, ऑस्ट्रिक। तो आप हिंदी भारत और यूरोपी से मिलकर बना है, यानी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी के लिए चयन कीजिए। कृपा, कृपा ना, कृपा, कृपा, कृपा। तो आप देखते हैं का में री की मात्रा और पा में आ की मात्रा, कृपा, ये शुद्ध वर्तनी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय मतलब प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद आकर के उसके अर्थ में एक विशेषता ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में आकर के उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग पहले आता है, प्रत्यय बाद में आता है, ये ध्यान रखना है। और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या हैं? शब्दांश हैं, शब्द के अंश हैं, इनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। तो सागर, जादूगर, नगर, इसमें देखिए प्रत्यय क्या लगा हुआ है? जादूगर, जादू धन गर, जादूगर प्रत्यय लगा हुआ है। आगे है, का वर्ण किसके योग से बना है? तो आप जानते हैं ये ऑप्शन है ज धन इया, क धन श, क धन र, क धन आ। आप जानते हैं कि व्यंजन जो जितने भी हैं सब में स्वर आ निहित होता है। तो का भी एक व्यंजन है और का और आ यानी का के साथ हलंत और आ ये इसके योग से बना हुआ है। आइए देखते हैं
हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, अपभ्रंश से। तो देखिए अगर हम भाषा का क्रम देखें भारत में, तो आप सबसे पहले वैदिक संस्कृत देखते हैं, उसके बाद लौकिक संस्कृत देखते हैं, संस्कृत में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली आता है, पाली से प्राकृत आता है, प्राकृत से अपभ्रंश आता है, तो अपभ्रंश से ही फिर हिंदी आती है। तो हिंदी का भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, अपभ्रंश से। अक्सर लोग संस्कृत कह देते हैं, ये गलत है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 15 होते हैं, 20 होते हैं, 24 होते हैं, 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25। आप जानते हैं व्यंजन स्पर्श 25 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, शाखा, सह, और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यारा, लावा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 25। ये कौन कौन से होते हैं, वही का वर्ग, और उसके बाद चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये जो है 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। का वर्ग में क्या आएगा, काका, काका, अंगा। चा वर्ग में चाचा, चाचा, इया। ऐसे जो प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है उसी से वर्ग बनाया गया है, और ये 5 जो वर्ग हैं यही स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे 12वां प्रश्न देखें, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है। चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, और बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो आप जानते हैं वाक्य रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, जिसमें एक उपवाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, डिपेंडेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये हमने आश्रित उपवाक्य के भेद आपको बताए। तो मिश्र वाक्य क्या है, चोर को देखकर सिपाही ही पकड़ने दौड़ा, ये क्या है, सरल वाक्य है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, ये मिश्र वाक्य है आपका। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। अगर आप इसमें भी आप सोचें कि कौन सा मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, तो ये संज्ञा उपवाक्य। इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी पहचान ये है कि आपको जहाँ कहीं भी की मिल जाए तो आप समझ जाइए कि आश्रित उपवाक्य ये कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। नेताजी भाषण देकर चले गए, ये सरल उपवाक्य है। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा है, ये संयुक्त वाक्य है। तो मुझे लगता है अब आपको इस प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। वाक्य है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य। क्या है, मिश्र वाक्य। आगे देखिए, इनमें से, चूँकि इसका डिस्क्रिप्शन हम पहले बता चुके हैं 12वें प्रश्न में, इसलिए आप आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। आप देखिए, फुल स्टॉप है, अंग्रेजी भाषा का है। क्वेश्चन मार्क, ये भी अंग्रेजी भाषा का है। और इसको अर्ध विराम कहते हैं, ये भी अंग्रेजी भाषा का है। और ये जो पूर्ण विराम है, ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। आप इसको जो है पूर्ण विराम को कह सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, निरि, निर, निह। तो आप जानते हैं निर्वाह में निर उपसर्ग, ना नापे छोटी की मात्रा, रापे हलंत, निर उपसर्ग है जो है निर्वाह में प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल, धनिक, पुलक, अलक। ना, विकल, धनिक, पुलक, अलक। तो ध्यान से देखिए, तो धन, धन, इक, धन, धन, इक बराबर धनिक। इस शब्द में क्या है, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी विकल में, पुलक में, अलक में कहीं भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन धनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यथार्थ में कौन सी संधि है, तो यथार्थ में दीर्घ संधि है, वृद्ध संधि है, गुण संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो यथा, धन, अर्थ। यथा माने जैसे, अवर्थ आप जानते हैं,
ये तो अर्थ माने मीनिंग, तो यथार्थ में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? दीर्घ संधि का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी में चले आए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। खेत, अजीब, उद्गम, कोट। तो आप जानते हैं उद्गम ये शब्द ऐसा है जो संस्कृत भाषा से सीधे आया हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। बाकी खेत, अजीब, कोट ये तत्सम शब्द नहीं है। कोट अंग्रेजी भाषा का शब्द है ना, इसी तरह से खेत क्या है, और ये खेत तद्भव है। अजीब भी जो है ये क्या है? विदेशज शब्द है। बढ़ते हैं आगे। 19वां प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आप जानते हैं अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सबके 4-4 भेद होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हिंदी में यहाँ पे थोड़ा अंतर है। आपके पास ऑप्शन है 3, 5, 6, 7। हम बता दें, अगर वर्तमान के भेद पूछे तो वर्तमान के कुल 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पे पूछा है भूतकाल के भेद। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। वर्तमान के पूछता है कितना होता है? 5। और भविष्य का पूछता है तो 3। 20वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है, मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो राम पत्र लिखता है सीधे अकर्मक। सकर्मक क्या है? जिस क्रिया के साथ कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, वो क्या है? सकर्मक। और जिसके साथ कर्म नहीं हो वो क्या है? अकर्मक। तो राम पत्र लिखता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पत्र है। मैं बालक को जगवाता हूँ, खुद नहीं जगाता, मैं बालक को जगवाता हूँ, तो ये क्या है? यहाँ पे भी है कर्म। मदन गोपाल को हंसा रहा है, यहाँ भी है। ये गेहूँ पिस रहा है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। आगे, इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? सभा, मिठास, सोना। सोना आप जानते हैं द्रव्यवाचक है, इनमें से कोई भी नहीं। मिठास, मिठास क्या है? ये भाववाचक है, क्योंकि आपको ये सारे शब्द जो है आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। और सभा क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। ये क्या है? ये शब्द बोध कराता है कि किसी एक जगह पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न है आपके सामने, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही दूसरे राजाओं के वक्ष पर सांप लौटने लगे, कोई त्रुटि नहीं। तो आप राम के धनुष भंग करते ही कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे राजाओं के ये भी दिक्कत नहीं। वक्ष में सांप लौटने लगे, ये होना चाहिए, ये जो है ये गलत है, यही अशुद्ध है। वक्ष पर सांप लौटने लगे। 23वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं? भविष्यत, ये ना हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हैं। भविष्यत, श्रीमान, इसमें भी हलंत संबंधी अशुद्धि है। सच्चित इसमें भी है। बुद्धिमान इसमें भी है। किसमें बुद्धिमान इसमें भी अशुद्धि नहीं है। ठीक है। और श्रीमान इसमें भी है, सच्चित में है, भविष्यत में भी है। बुद्धिमान एक ऐसा शब्द है जिसमें क्या है? हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। आगे, श कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। तो पता है सा, ख, स, ह, ये 4 जो है ये ऊष्म होते हैं, और या, रा, लावा ये क्या होते हैं? अंतस्थ होते हैं। और संयुक्त क्या होते हैं? छत्र, ज्ञ और स्रा, ये 4 क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना। आप जानते हैं समुद्र मंथन एक बार किया था, जब 14 रत्न निकले थे समुद्र के गर्भ से, देवताओं और राक्षसों ने, और अमृत को लेकर के लड़ाई हो गई थी। तो ये क्या है? एक बहुत परिश्रम की चीज़ है ना, कठोर परिश्रम की चीज़ है। तो समुद्र का मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। आगे देखते हैं। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चिरायु शब्द में कौन में प्रयुक्त उपसर्ग है?
यु आयु ची चिर, तो चिर धन आयु बराबर चिरायु। तो आप देख सकते हैं चिरायु शब्द में कैसा उपसर्ग है, चिर। आगे 27वां प्रश्न है, जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। जस दूल्हा तन बनी बराता, तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि जब शंकर जी की बारात चली थी एक बार, तो उसमें जिस तरह से मतलब भूत प्रेत पिशाच और बाराती थे वो शंकर जी के ही जैसे थे, गले में सर्प लपेटे भभूत रमाए, तो सभी साथी एक ही जैसे, इसका ये सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वह खाना खाकर सो गया। उसने खाना खाया और सो गया। तो रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, ये मिश्र वाक्य है। हमने बताया पहले की दिख जाए तो आश्रित उपवाक्य कौन सा है? संज्ञा है। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, ये भी मिश्र वाक्य है। आगे वह खाना खाकर सो गया सरल वाक्य है। उसने खाना खाया और सो गया, और शब्द मिल जाए इसलिए मिल जाए, ये सब क्या हो गए? ये संयुक्त वाक्य हो गए। 29वां प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपनापन, उपकार और पढ़ाई। ये किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक प्रत्यय का प्रयोग, अपनापन इसमें भी प्रत्यय, उपकार इसमें भी प्रत्यय, उपकार में उप शब्द क्या है? ये उपसर्ग है। उपधनकार बराबर उपकार ना, पढ़ाई में प्रत्यय आया है, ठीक है, पढ़धन आई पढ़ाई। आगे 13, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक ना, निषेध क्या है? विस्मयबोधक, इच्छावाचक और निषेधवाचक। यहाँ पे देखिए अरे मिल गया ना, विस्मयबोधक चिन्ह। जहाँ विस्मयबोधक चिन्ह मिल जाए वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? विस्मयबोधक हो जाएगा आपका उत्तर। तो ये सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन है? बह, आवा, आव, हाव। तो बहुत आसान है, बह धन आव, बहाव। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है आव। आगे है, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ है, योग रूढ़ है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो पाठशाला शब्द क्या है? ये यौगिक शब्द है। अब जरा सा समझ लिए क्या होते हैं रूढ़ शब्द, क्या होते हैं योग रूढ़ शब्द, क्या होते हैं यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो वर्षों से किसी एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इनका कोई भी खंड नहीं किया जा सकता, इसे रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या है? ये शब्द के योग से बने हैं लेकिन एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, जैसे पंकज ना, ये कमल के लिए योग रूढ़ हो गया। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। तो पाठ और शाला दो शब्दों से मिलकर बना और ये पाठशाला, इसलिए ये यौगिक शब्द है। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, के लिए, से, को। तो यहाँ पे अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से। आप जानते हैं कि अगर हम करण कारक की विभक्ति देखें तो वहाँ भी उसकी विभक्ति होती है से। करण कारक और अपादान में अंतर क्या है? करण क्या होते? क्रिया का जो साधन होता है जिससे क्रिया की जाती है उसे हम करण कारक कहते हैं। अपादान होता है अलग होने के अर्थ में, जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अलगाव हो रहा हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, कोई त्रुटि नहीं, साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। तो बहुत आसान है आपके लिए, ये तो तुम्हारी पुस्तक ना, ये अशुद्ध है। आगे, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में प्रयुक्त संधि के नाम है गुण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं ये अयाद संधि है। पोधन इत्र बराबर पवित्र ना, पोधन इत्र बराबर पवित्र ना, ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो अव हो जाएगा ना, तो इसीलिए पव हो गया पवित्र। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्ध है? अनाधिकार,
अनुकूल, अनुकूल है, अमरूद स्थान, तो मिल गया। ये अनुकूल में बड़े ऊ की मात्रा होनी चाहिए, इसमें वर्ण संबंधी अशुद्धि है। आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है, प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। आपको की मिल गया, जहाँ की मिल गया तो ये मिश्र वाक्य है, और साथ ही अगर आश्रित उपवाक्य का भेद पूछे तो क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। आगे है, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने, पीर पराई का अर्थ है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना। इसका अर्थ यही है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने, पीर पराई, अर्थात जिसके पाँव में बिवाई नहीं फटेगी वो किसी दूसरे का दर्द नहीं समझ पाएगा। बिवाई आप जानते हैं कि पैर अक्सर जो है सर्दियों में या बरसात में देखते हैं फट जाते हैं, तो वहाँ उसमें मवाद निकलने लगता है, तो उसी वो असहनीय दर्द होता है। वही कहा गया है कि अगर आपके पैर में बिवाई नहीं फटी है तो दूसरे के पैर में अगर दर्द है बिवाई की वजह से तो आप उसको नहीं समझ सकते। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। विशेषण उपवाक्य का भेद के अर्थ क्या है कि जो संज्ञा उपवाक्य है उसका अर्थ उसकी विशेषता बताए। तो यहाँ पे देखिए लखनऊ की विशेषता बताई जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है ना, तो यहाँ पे ये क्या है, ये विशेषण उपवाक्य है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, प्रेस, वर्ग, गण। तो वर्ग, गण, लोग ये समूहवाचक है, जबकि प्रेस क्या है, समूहवाचक नहीं है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना। तो सिर झुकाना आप जानते हैं कि सिर झुक जाना, ये कहीं से विरोध नहीं होगा। सिर कटाना ये भी विरोध नहीं, ये तो बलिदान दे देना हो गया। और सिर चढ़ाना मतलब भेंट देना, सिर उठाना ये क्या है, विरोध करने का तरीका है, यही मुहावरा है। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अंगना, पहुँच, दांत, चांद। तो आप जानते हैं बाकी सब में तो चंद्र बिंदी लगा है, पहुँच में हा के ऊपर चंद्र बिंदी होना चाहिए, ये नहीं है, तो ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि मतैक्य में कौन सी संधि है। गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, इनमें से कोई नहीं। जो पहचान होती है ऐसे वृद्धि संधि की कि आपको ऊपर दो मात्राएं दिख जाएं, अय में भी दो मात्रा लगती है, औ में भी दो मात्रा लगती है। जहाँ पे भी आपको दो मात्रा दिख जाए वहाँ आप समझ जाइएगा कि ये वृद्धि संधि है। मैंने आपको पहचान बता दी कि जहाँ पे भी दो मात्रा ऊपर दिख जाए, चाहे बड़े अय की मात्रा दिख जाए चाहे औ की, वहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं। व्यंजन के, स्वर के, ए और बी दोनों, यानी स्वर और व्यंजन दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्म और संयुक्त ये क्या है, व्यंजन के प्रकार हैं। आप जानते हैं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म शाखा साहा, असंयुक्त छत्रंग ज्ञा स्रा, ये चार। आगे, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। दो उपवाक्य हैं, दो वाक्य हैं, राम घर गया उसने माँ को देखा। अब जो है आपको इसे संयुक्त बनाना है। तो राम ने घर जाकर माँ को देखा, ये तो सरल बन गया। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, नहीं। राम घर गया और उसने माँ को देखा, और से दो उपवाक्य इस तरह को और से जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये क्या हो गया, संयुक्त वाक्य, और इसलिए इन सबसे संयुक्त वाक्य बनता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। तो आपको बारात जानते हैं, हाथी भी जानते हैं, आंसू। ये वर्षा जो है ये आपका तत्सम शब्द है कि आंसू का अश्रु होता है, हस्ती होता है ना। और बारात तो विदेशज शब्द है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द जो सीधे हिंदी में आ गए हैं, ठीक है। तो वर्षा क्या है, तत्सम शब्द है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है इन, बे, बेइन, बेई। बहुत आसान प्रश्न है कि बे इंसाफी ना, बे धन इंसाफ धन ई,
तो बे क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, ओढ़ना, अपवाद, प्रभाव। किस शब्द में जो है उपसर्ग नहीं है? तो आप देखिए ओढ़ना जो शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है। पराजय में भी उपसर्ग है परा, अपवाद में भी अप है, अप्रभाव में भी प्र है। तो ओढ़ना में जो है ये प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है पुरोहित में उपसर्ग है? पुरस, पुर, धन पुरा, धन पुरह। तो आप जानते हैं पुरोहित में जो उपसर्ग है वो क्या है? पुरह। क्यों पुरह उपसर्ग है? क्यों? विसर्ग का ओ हो जाना। अगर आप व्यंजन संधि पढ़े हैं और मेरे वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा व्याकरण के अंतर्गत, आप देख लीजिएगा वहाँ पे व्यंजन संधि। तो विसर्ग का ओ हो जाना इस नियम के तहत पुरह जो है में है उपसर्ग है। आगे, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियाँ हैं? गायिका, नारी, अनाथ, गोपी। यहाँ पे देखिए लिंग प्रत्यय नारी होना चाहिए, नारी लिखा है, ये क्या है? अशुद्ध है। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है पानी में आग लगाना। ये तो बहुत कोई ऐसी पानी भरना, पानी फेर देना, पानी पानी होना, पानी में आग लगाना। ये क्या है कि जब कोई बहुत ऐसा काम कर जाए जो कोई आश्चर्य जैसी बात हो या बहुत वीरतापूर्वक बात कर हो जाए, तो अद्भुत बात हो जाए, तो पानी में आग लगाना है। पानी भरना, अब आप जानते हैं कि पानी, भाई उसके सामने पानी भरने लगा ना, पानी फेर देना ना, यही है पानी नाश कर देना का सही जो है उत्तर पानी फेर देना। तो मैंने आपको इन 51 प्रश्नों के माध्यम से जो है प्रयत्न किया कि अधिक से अधिक जो है आप विस्तार से चीज़ों को समझ सके। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन प्रश्नों को सॉल्व इसी तरह से करना चाहिए ताकि आप और अधिक प्रश्नों को हल कर पाएँ इसके माध्यम से और आपके दिमाग में याद रह जाए। तो कैसी लगी मेरी कोशिश ये ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपको कैसा लगा ये कमेंट भी करें। कोई सुझाव और शिकायत हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।